नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उर्वरकों के ऊपर। क्योंकि उर्वरक हमारी फसलों के लिए, हमारी बागवानी के लिए, हमारे गार्डन के लिए, हमारी बालकनी में जो हम टेरेस गार्डन करते हैं उनके लिए, रूफ टॉप पे जो हम गार्डन करते हैं उसके लिए उर्वरक सबसे महंगा और सबसे इम्पोर्टेंट कृषि निवेश है। तो ये उर्वरक हमें कई बार फ़ायदा पहुंचाता है तो कभी कभी नुकसान दे देता है। तो बात ये आती है कि उर्वरक होता क्या है। कई बार मैं जनरली देखता हूँ, सुनता हूँ कि हमने एक पावरफुल उर्वरक तैयार किया है। तो वास्तव में उर्वरक होता क्या है ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक को, जनता को, हम सबको समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमें रोज़मर्रा चाहिए, दैनिक अपनी जीवन को चलाने के चाहिए। वो आवश्यक वस्तुओं को हमें गुणवत्ता युक्त निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए, हमारे डोर स्टेप पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया हुआ है, जिसमें सरकार हमें उन आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराती है और निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराती है, गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराती है, जो उसके मानक है उसके अनुसार उपलब्ध कराती है। तो उसी में एक हमारा ये उर्वरक भी आता है। और उर्वरकों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अलग से उर्वरक नियंत्रण आदेश बनाया गया है। ये उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारे सारे रासायनिक उर्वरक, सारे बायो फर्टिलाइजर उर्वरक जो हमारे हैं, जो बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक खाद्य हैं, ऑर्गेनिक खाद्य हैं, हमारी कस्टमाइज्ड खाद्य हैं, उर्वरक हैं, हमारे कस्टमाइज्ड उर्वरक हैं, प्रोविजनल उर्वरक हैं, वो सारे इस उर्वरक नियंत्रण आदेश के अधीन आते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, वो उसको हम उर्वरक नहीं कह सकते। ये समझ लेना हमें बहुत आवश्यक है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो हम मिट्टी में या फसलों में उत्पादकता या उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं और वो भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा नोटिफाइड है और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत अनुसूची में अंकित है, निर्दिष्ट है, वो उर्वरक कहलाता है। इसके अलावा हम उर्वरक नहीं कह सकते। लेकिन कई बार सुनने में आता है साहब मैंने एक ऐसा पावरफुल उर्वरक बनाया है जो बहुत सारे फल, बहुत सारे उपज देगा। तो देखिए, उर्वरक बनाने के लिए पहली जरूरी चीज़ क्या होती है, वो होती है लेबोरेटरी। कि जो चीज़ आप बना रहे हो उसका आप पहले स्वयं परीक्षण करो कि उसके अंदर है क्या। सारे उर्वरक जो लगभग 130 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत नोटिफाइड हैं, सरकारों के द्वारा अधिसूचित हैं और वो उसके अंतर्गत दिए गए हैं। उनके स्पेसिफिकेशन, उनके अंदर मानक दिए गए हैं। परीक्षण करने के उपरांत, जगह जगह पे मल्टी लोकेशन ट्रायल करने के उपरांत उनको उसमें दिया गया है और उनकी दरें भी निर्धारित है, उनकी गुणवत्ता भी निर्धारित है, जो कि सरकारें हमें उपलब्ध कराती हैं जहां हमें आवश्यकता होती है। जितनी आवश्यकता होती है निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराती है। तो ये उर्वरक हम ऐसे ही नहीं बना सकते। हमारे पास परीक्षण करने की कोई सुविधा नहीं और हम कह देते हैं हमने पावरफुल उर्वरक तैयार कर लिया। हमने एक बोतल में कोई चीज़ जो घर से निकली उसको बंद करके कुछ दिन के लिए रख दिया।
ये देखिए वो अलादीन वाला जिन नहीं है कि जो बोतल खुल के आके पूछेगा आपसे कि क्या हुक्म है मेरे आका। ये हुक्म नहीं मानता, ये नहीं पूछता। अगर आपने गलत चीज़ इस्तेमाल कर ली तो वो आपकी फसल को, आपकी पौधों को, आपकी बागबानी को नुकसान कर सकती है, तहस नहस कर सकती है। तो हम अपने तजुर्बे के, अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ कर रहे हैं तो हम दूसरों को सलाह देने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप देखा होगा कई बार जब आप गोबर की खाद होती है ना, जब वो सड़ती है, डिकम्पोज होती है, अगर उसमें हाथ डाल के देखो ना, टेम्परेचर उसका बहुत हाई होता है, जला देता है। तो बिना डिकम्पोज की हुई कोई चीज़ अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अपनी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। डिकम्पोजिशन के लिए 3 चीज़ आवश्यक होती है। जीवाणु जो अपनी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को करेंगे, दूसरा उनके लिए एरेशन, हवा चाहिए, तीसरा उनको टेम्परेचर चाहिए और नमी चाहिए। ये तीनों चारों चीज़ें जब होती हैं तब उसका डिकम्पोजिशन होता है, जो घर के अंदर हम एक उसमें नहीं दे सकते, हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है। इसीलिए जनरली गोबर की खाद को भी जो हमारी, जैसे मैंने बताया कि लगभग 130 उर्वरक, जिनमें रासायनिक उर्वरक हैं, केमिकल उर्वरक भी हैं और हमारे ऑर्गेनिक उर्वरक भी हैं, हमारे बायो फर्टिलाइज़र भी हैं, हमारे प्रोविजनल फर्टिलाइज़र भी हैं जो शोध में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारे कस्टमाइज क्षेत्र विशेष के लिए फर्टिलाइज़र है वो भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत निर्धारित हैं, सरकार द्वारा नोटिफाइड है। तो ऐसे उर्वरकों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो बोतल से निकलने वाला जिन है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को ना हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही हमें दूसरे को इस्तेमाल करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी क्षति हो सकती है। उसकी परिस्थितियां क्या हो सकती, मैं गर्मी वाली जगह पे बैठा हूँ, दूसरा पहाड़ पे ठंडे स्थान पे बैठा है, वो वहाँ कैसे काम करेगा। और तो इस तरह हमें जो भी उर्वरक इस्तेमाल करना है, जो वैज्ञानिकों ने संस्तुति की है, जो सरकारों ने जो मानक निर्धारित किए हैं, उसके अनुसार मिट्टी की जांच के आधार पर बैलेंस फर्टिलाइजर, इन सब को संतुलित मात्रा में करना है। उसमें रासायनिक भी, सबसे अच्छा क्या होता है कि रासायनिक भी, ऑर्गेनिक भी, बायो फर्टिलाइजर भी, इन सब का समावेश करते हुए हमें इस्तेमाल करना। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें जानकारी बहुत होना जरूरी है कि हमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कंटेनर के अंदर, गमलों के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि हम रासायनिकों का कम और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें वो स्लो रिलीज है। अब बात आती है ये स्लो रिलीज, फास्ट रिलीज, कंट्रोल रिलीज, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि मैं कौन सा, जो मैं बताऊँ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, SRF मुख्य रूप से जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं उनको हम कह देते हैं। दूसरा था फास्ट रिलीज, जो ये रासायनिक हमारे उर्वरक हैं, जो वाटर सोलुबल है, जो डालते ही तुरंत हमें असर दिखाते हैं, वो फास्ट रिलीज, क्विक रिलीज फर्टिलाइजर हम कह देते हैं। एक होता है कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर, ये ग्रेन्युलर फॉर्म में आते हैं और इनकी हम क्या है कि फसलों के हिसाब से जो आवश्यकता होती है उनके उर्वरकों की हम कोटिंग कर देते हैं, चाहे वो सल्फर कोटिंग हो या पॉलीमर की कोटिंग हो, और हम फसल विशेष के लिए भी इसे तैयार कर लेते हैं। तो वो होते हैं हमारे कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर। जो हमारे फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर है वो 2 सप्ताह तक काम करते हैं, जो हमारे स्लो रिलीज हैं वो 18 महीने तक भी काम कर सकते हैं। और जो कंट्रोल हमारे रिलीज फर्टिलाइजर है, जिसकी मैं बता रहा कोटिंग कर देते हैं, जैसे यूरिया की न्यू कोटिंग कर दी तो वो स्लो रिलीज हो गया। जो यूरिया हमारा फास्ट रिलीज था, क्विक रिलीज था, उसकी कोटिंग कर दी। ऐसे हमारे जो हमारे चिलेटिड, जिंकेटिड, बोरानेटेड, ये हमारे पॉलीमर कोटेड, सल्फर कोटेड, ये फर्टिलाइज़र हैं ग्रेन्युलर फॉर्म में जो आते हैं, ये सारे स्लो रिलीज
फर्टिलाइज़र होते हैं और इनको फसल स्पेसिफिक रूप से तैयार किया जाता है और इनकी अवधि उस फसल के अनुसार से जब जब हमें आवश्यकता उतनी अवधि में, कोई आपको 2 महीने का कंट्रोल रिलीज मिल सकता है, आपको 6 महीने वाला मिल सकता है, आपको 18 महीने वाला मिल सकता है, क्योंकि कोटिंग उसकी इस तरह की जाती है पॉलीमर की कि उसको फसल के हिसाब से उसको मिलता रहे। जैसे जैसे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो स्लो रिलीज जो कोटेड हमारे फर्टिलाइज़र है ये हम अप्लाई करते हैं। तो उसमें जनरली रिकमेंडेशन जो देते हैं वो कह देते हैं कि आप स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करिए। तो एक तो ऑर्गेनिक हो गए स्लो रिलीज में। स्लो रिलीज में वो क्या है, पोषक तत्व धीमी गति से देते हैं पौधे को। अब मान लीजिए ग्रोथ बहुत तेज है, वो धीमी गति से दे रहा है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट कम मिल रहे हैं, तो उस समय हमें ये कोटेड जो हमारे स्लो रिलीज कोटेड फर्टिलाइज़र है उनको देना चाहिए। या बहुत तेज़ी से मेरे को लग रहा है कि मेरी एक तो हमें मिट्टी की जांच के आधार पर पता, दूसरा अगर हम उस पोषक तत्व जिसकी कमी है पत्तियों पर लक्षण को पहचान सकते हैं तब भी दे सकते हैं। तो तीनों का अपना 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 योगदान है। ऑर्गेनिक का भी अपना योगदान है और हमारा जो ऑर्गेनिक स्लो रिलीज है, एक जो हमारे केमिकल स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं, कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइज़र है, उनका भी अपना योगदान, और जो हमारे क्विक रिलीज हैं उनका भी योगदान है, क्योंकि हमें तुरंत अगर आवश्यकता है तो हम क्विक रिलीज का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में, जो कि जनरली हम अपने फूड ग्रेन क्रॉप्स में करते हैं किसान। यूरिया, डीएपी, पोटास जो होते हैं ये फास्ट रिलीज जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनके किसी तरह की कोटिंग नहीं होती, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन कृषि निवेश जो फर्टिलाइज़र है, जो फर्टिलाइज़र शब्द है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कृषि निवेश है, महंगा कृषि निवेश है। इसको हमें बैलेंस रूप में और वैज्ञानिकों की संस्तुति के आधार पर अध्ययन करने के उपरांत ही इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी सलाह देनी चाहिए। ऐसे ही कोई हमने बना दिया पावरफुल फर्टिलाइज़र मैंने बनाया, आप इस्तेमाल करिए, लेकिन इसकी सलाह देना खतरनाक हो सकता है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और फिर ऐसे ही अच्छे सुझावों के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।